रूपोस भाग 23। अने मिही को कार के पास लेकर आया। कहाँ चली गई थी आप? हम कितना घबरा गए थे। ऐसे कहीं भी जाने से हमने आपको मना किया था ना? पीहूजा ने मिही को गले लगाते हुए कहा। वह उसके गालों पर किस करने लगी। चलिए अब, कहकर उसे अंदर बिठाने ही वाली थी कि रुकिए। लिटिल गर्ल की आवाज़ के साथ मानो उसके पास आई। लिटिल गर्ल रुकिए की आवाज़ मिही के कानों में पड़ी। अने पीछे मुड़ा। तब तक चलते हुए मानू उसके पास आ गई थी। अने की पीठ थी मानू की ओर और आज उसने कैप भी लगाया था, इसलिए वह उसे न पहचान पाई। पर दिल की धड़कन बढ़ गई थी, पर शायद तेज चलकर आने की वजह से हो। ये सोचकर मानू ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहीं पर खड़ी हो गई। मगर अने ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह उसकी साइड मुड़ गया। उसके मुड़ते ही मानू की नज़र अने के चेहरे पर गई तो वह एक पल को शॉक हो गई। अने भी शॉक में था। वह उसे देखने लगा। एक पल को दोनों की नज़रें आपस में उलझ गई। मंदिर की घंटी की आवाज़ आई तो दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटा। मानू ने अने के पास खड़ी उस नन्ही बच्ची को देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर से नहीं, नो नो। मानू यहाँ भी अने के मिलने पर खुद को कोसने लगी। पीहूजा को मानू का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। आप यहाँ? मिही खुश होते हुए बोली। ये सुनकर अने का ध्यान मिहिरा की ओर गया। तुम कैसे जानती हो? अने ने मिहिरा को देखकर कहा और मानू के पास आ गया। उसे तो बहाना चाहिए होता था उसके पास आने का। कल कार में दोनों काफ़ी देर तक खामोशी थे और हॉस्टल के पास चुपचाप कार रोक दी थी। ना ही अने ने मानू से कुछ कहा था और ना ही मानू ने कुछ कहा था। वह चुपचाप कार से उतरकर चली गई थी। अने बस उसे जाते देखता रहा, इस उम्मीद से कि वह एक बार थैंक्स बोले या पलट कर देखे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसने अपना चेहरा झुका लिया था और एक जोर का पंच स्टीयरिंग पर मारा कि उसे इतना अच्छा मौका मिला था मानू से बातचीत कर उससे थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करने का, पर अपने ईगो के कारण मौका हाथ से चला गया। लेकिन कुछ लोगों ने कार में बैठे अने को देख लिया था, इसलिए खाने की टेबल पर उसकी चर्चा हुई थी। अने का मूड भी कल से ऑफ था, इसलिए उसने कल निशांशु से अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बात नहीं की थी। पर अब वह मानू को देखने लगा। हे माता रानी, ये क्या है? मेरा सामना इससे ही क्यों होता है हर बार? इसका होना मुझे सुकून के साथ साथ एक दर्द भी देता है। कॉलेज में तो किसी तरह अपने आप को संभाल लेती हूँ, लेकिन आप तो हर जगह इसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती है, जबकि ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं बस कॉलेज में ही इसके साथ रह पाऊँगी। उसके बाद शायद ही मुझे ये मिले, लेकिन मैं अपने आप को इसके लिए पहले से तैयार करना चाहती हूँ। लेकिन आप है कि खैर, अब आपसे शिकायत करने का क्या मतलब? करेंगे आप वही जो आपको करना है। पर मेरी भी बात सुन लीजिए। जिस दिन मेरा सब्र टूटा उस दिन से मैं खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला लूँगी, फिर जो हो। वह ऊपर देखकर अपने मन में कहने लगी। मामू, मैं इन्हीं के पास गई थी। मिहिरा ने अने से कहा। अने को और क्या चाहिए? उसे तो मानू की झलक दिखाई दे गई। उसका दिल तो खुशी से उछल पड़ा। वह मानू के सामने आ गया। क्या हुआ? उसने मानू से कहा। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी भांजी है, मानू ने मिही की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम शायद अने की क्लासमेट हो ना? पीहूजा को जैसे कुछ याद आया, उसने मानू को देखकर कहा। मानू ने उसकी तरफ देखा और हाँ में अपना सर हिलाया। वो ये मुझसे ये लेने आई थी तो मैंने सोचा इसे ये दे दूँ। मानू ने एक रोज़ मिही को देते हुए थोड़ा हिचकते हुए कहा। थैंक यू एंजल, मिही ने प्यार से अपनी आँखों को मटकाते हुए धीरे से कहा और उसके हाथ से रोज़ लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिया। एंजल, ये सुनना था कि अने की नज़रें मिही पर गई। ये सिर्फ मेरी एंजल है और इसके रोज़ पर मेरा हक है, अने ने अपने में बोला। यार, इस मिस्टर आहूजा की तो हद हो गई। जलकुकड़ा है पूरा। यार, वो बच्ची है, उससे जलो मत। मिही रोज़ को पकड़ती इससे पहले ही अने ने खुद ही उस रोज़ को ले लिया। उसकी इस हरकत पर मानू, पीहूजा, मिहिरा तीनों लड़कियों की गर्दन उसकी ओर घूम गई। मानू अने को देखने लगी। अने को जब अपनी हरकत का एहसास हुआ तो उसने मिहिरा के सर पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी सफाई में कहने लगा। बच्चा, इसमें कांटे हैं, तुम्हें चुभ जाते इसलिए मैंने इसे ले लिया, अने ने धीरे से कहा। मिहिरा का मुंह अने की बात सुनकर और उसके मानू से रोज़ लेते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी एंजल के रोज़ को किसी और के हाथों में चले जाने से गुस्सा हो। वहीं उसकी इस नाराज़गी को अने भी मिही की छोटी छोटी बूढ़ी आंखों को देखकर समझ चुका था, जिससे वह अपने मुंह फुलाकर अपने मामू को देख रही थी।
मामू ये एंजल ने मुझे दिया है, इसे वापस कीजिए। वह अपने कमर पर हाथ रखकर थोड़ी रूडली में बोली। वही मानू को अब शर्म भी आने लगी। ऊपर से पीहूजा की नज़रें जो कभी मानू को टुकुर टुकुर देखती तो कभी अने को, जिससे मानू ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसकी दीदी कुछ उल्टा सोच रही है। इस लड़के और इसकी फैमिली की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी एक सर्कस बन गई है। कभी ये तो कभी इसका बड़ा भाई, तो कभी इसकी छोटी सी भांजी और अब इसकी दी। पता नहीं अपने मन में कौन सा गणित बना रही हो जो अपनी नज़रें टिकाए हुई है। ऐसा कर, यहाँ से खिसक ले, मानू ने कहा। वहीं पीहू या तो अने को देखती या फिर उसके हाथ में पकड़े उस रोज को। बेटा मामू सही कह रहे हैं, इसमें कांटे हैं, आपको चोट लग सकती है, पीहू ने कुछ सोचते हुए प्यार से कहा। पर मम्मा एंजल ने ये मुझे दिया था, बड़ी मासूमियत से मिहिरा ने धीरे से कहा। ये सुनकर मानू ने अपने हाथ में से एक रेड रोज निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। ये लीजिए, इसमें कांटे नहीं हैं। प्यार से झुकते हुए मानू ने मिहिरा से कहा। ओ गॉड, ये लड़की भी ना, मुझे तो कभी दिया ही नहीं और मिही को कैसे दिए जा रही है। लगता है आज इसने रोज की दुकान खोल ली है। कहते हुए अने फिर से मानू को घूरने लगा और गुस्सा होकर ड्राइविंग सीट पर चला गया। अने, आप दोनों का लेना देना हो गया हो तो आ जाना, उसने रूडली वे में और थोड़ा तेज स्वर में कहा। आउच, तभी उसके मुंह से निकला। शायद कांटा चुभा था उसे, पर अफसोस इसमें हीरोइन ने ना उसका आवाज़ सुना और ना ही उसके हाथों से कांटों की चुभन से निकले खून को देखा, क्योंकि वह गाड़ी में बैठ चुका था। मानू के गालों पर प्यारी सी किस्सी देकर मिही उसे बाय बोलने लगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा वैसे, पर ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, लेकिन तुम भी कभी आना घर पर। प्यार से देखते हुए पीहूजा ने मानू से कहा। जी ठीक है, मानू ने कहा। यह भी बहुत प्यारी है, मानू ने कहा और मिही के सर पर हाथ फेरकर पीछे मुड़ गई। इस किस पर मेरा हक है, अने ने जाती हुई मानू को देखकर अपने में धीरे से कहा। जब उसने मिही को किस करते देखा, मानू ने उसकी बात सुना तो नहीं, पर एक बार पलटकर अने को देखी जो उसे ही देख रहा था। मामू, ये किसी मेरी एंजल की तरफ से आपका, मिही ने अने की गालों पर किस करते हुए कहा। अने के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। बच्चा, एक सीक्रेट बताऊं? धीरे से कान में फुसफुसाकर अने ने मिही से कहा। वाह, सीक्रेट, मिही ने खुश होते हुए कहा। सीक्रेट है, धीरे अने ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। ओके, मिही ने कहा और अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई। वो आपकी मामी है, अने ने उसके कानों में कहा। मामी, वो क्या होता है? मिही ने कुछ सोचते हुए कहा। ओहो, अने ने अपना सर पीट लिया। बच्चा, जैसे मामा और पापा है ना, वैसे ही मामू और मामी, अने ने उसे प्यार से समझाया। ओह, मिही ने कहा। वह बस इतना समझी कि मामा और पापा जैसे होते हैं वैसे ही मामू और मामी भी होते होंगे। ये सोचते हुए अने की दूसरे गालों पर भी किस कर दिया। मामू, ये मामी की तरफ से, उसने खुश होते हुए कहा, क्योंकि उसकी मामा भी उसके पापा के गालों पर किस करती थी और करे भी क्यों ना, उसे अपने मामू का सीक्रेट जो पता चल गया था। तभी पीहूजा कार में बैठी तो उसे देखकर अने और मिही चुप हो गए। अने ने कार आगे बढ़ा दिया, चेहरे पर अलग ही नूर था। जनाब, ज़्यादा खुश मत होइए, आपके दोस्तों ने जो कांड किया है उसकी आपको भनक तक नहीं। यार, कितनी देर लगा दी। कोई मिल गया था क्या जिसको देखने में लग गई थी? पाखी ने छेड़ा तो मानू ने उसे आंखें दिखा दी और ओला में बैठ गई। दरअसल मानू का ध्यान बार बार मिही की तरफ जा रहा था, इसलिए वह उसे सबको रुकने का बोलकर उसे रोज देने के लिए चली गई थी। लेकिन ऑटो वाला तो चला गया था और इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए पाखी ने ओला बुक कर दी। वहाँ बैठे वह खिड़की के पास देखने लगी। उसका ध्यान अने की तरफ ही था और उसी के बारे में सोच रही थी जब उसने उसके हाथ से रोज लिया था। सोचा था कभी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने दिल के राजकुमार को रोज देकर प्रपोज करूंगी, लेकिन आज मेरे हाथों से बिना मेरे दिए ही वो रोज मेरे दिल के राजकुमार के पास चला गया, मानू ने अपने मन में कहा। पर अफसोस इस बात का है कि उसे कुछ पता ही नहीं और मैंने उसे बताया नहीं कि इस पर उसका ही हक था। तब से जब से मुझे पता चला कि इस दिल का राजकुमार वो है, मानू फिर से अपने मन में कहने लगी। कॉलेज, सभी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था तो कोई पढ़ने में, तो कोई टेबल पर बैठकर सॉन्ग गा रहा था, तो कोई मोबाइल पर खतरों के खिलाड़ी देखने में बिजी था।
अने और अर्श की नज़रें क्लासरूम के दरवाजे पर अपनी अपनी वाली को देखने के लिए उतावली थी। अभी प्रोफेसर क्लासरूम में नहीं आए थे। रूही काशी और रूसा के साथ डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई थी। अने और अर्श ने लंच के बाद आने का कहकर उसे टाल दिया था। तभी मानू अंजी के साथ क्लास में आई। अने के चेहरे पर मानू को देखकर स्माइल आ गई, पर तुरंत ही चली गई। जब मानू ने उसकी तरफ एक बार फिर ध्यान नहीं दिया और आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। वहीं अंजी ने एक बार अर्श को देखा। उसे रूही की बात याद आई। अर्श तुम्हें पसंद करता है। अर्श का दिल जैसे अंजी को देखने से धक से किया अर्श का दिल जैसे अंजी के देखने से धक से किया। उसने अपनी पलकें नीचे कर ली, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, आई होप जो रूही ने जो कहा वो गलत हो, अंजी अपने मन में बोलकर अर्श के सामने की चेयर पर आकर बैठ गई, क्योंकि कोई और सीट खाली नहीं थी। उन दोनों लड़कों को और क्या चाहिए था। जब किसी को अपने प्यार का एहसास होता है तो मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जब तक उसे ना देख ले चैन ही नहीं मिलता। और अगर वो लड़की या लड़का क्लास में आपके सामने बैठ जाए तो बात ही क्या है। प्रोफेसर क्लास में आ गए थे। अने का ध्यान सामने बोर्ड पर कम और उसके सामने बैठी मानू पर अधिक था। मानू ने तो तय कर लिया था कि वह अने और रूही के बीच नहीं आएंगी और अब से सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करेंगी। इसलिए उसने अब अने की मौजूदगी से होने वाले एहसासों से लड़ना शुरू कर दिया, ताकि वह अब कल जैसे उसके सामने कमज़ोर पड़ी थी वैसे ना पड़े। ये लड़की भी ना कितनी पढ़ाकू है। अने ने मानू को देखकर कहा जो प्रोफेसर का लेक्चर सुनने में लगी हुई थी, जबकि अने को बोर लग रहा था। अने पीछे मानू के बालों से खेलने लगा। जब अर्श ने उसे देखा तो वह बहाना बना दिया कि उसे बोर लग रहा था। वह इसी से बोरियत दूर कर रहा था। इधर मानू को लगा जैसे उसके बालों को कोई खींच रहा है। वह पीछे मुड़ी तो अने लेक्चर पर ध्यान देने की एक्टिंग करने लगा। अर्श को उसकी हरकत पर मन ही मन हंसी आ गई। क्या है? अंजी ने मानू को देखकर पूछा। मुझे लगा कोई मेरे बाल खींच रहा है। मानू अंजी को बोली। अरे कौन होगा, वहम होगा तेरा। अंजी ने मानू से कहा। हाँ शायद वहम ही हो, कहकर मानू वापस मुड़कर लेक्चर पर ध्यान देने लगी। अब फिर से अने उसके सिल्क बालों पर हाथ फिराने लगा। अर्श ने भी अंजी के बालों के साथ ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अने ने उसे देखा। कितना बोरिंग लेक्चर है। उसने भी अने का डायलॉग उसी पर चिपका दिया। अने ने कुछ नहीं कहा। अब अंजी को भी लगा जैसे कोई के बाल खींच रहा है। वह भी फटाक से पीछे मुड़ी तो अने और अर्श दोनों अपने नोटबुक पर कुछ लिखने की एक्टिंग करने लगे। अंजी इधर उधर देखकर वापस मुड़ गई। तुझे क्या हुआ? मानू ने उसे देखकर पूछा। अंजी मुझे भी लगा जैसे कोई मेरे बाल खींच रहा है। अरे तुझे भी वहम हुआ होगा, मानू ने कहा। हाँ हो सकता है, अंजी ने कहा। पर फिर अने और अर्श एक दूसरे को देखकर दोनों के बालों के साथ खेलने लगे। इस बार मानू और अंजी दोनों ने देखा तो अर्श अने को कुछ समझाने की एक्टिंग करने लगा। दोनों लड़कियों ने अपने बालों का जूड़ा बना लिया और लेक्चर पर ध्यान देने लगी। पीछे से दोनों लड़कियों का सूट डीप था कि दोनों लड़कों के होश उड़ने के लिए काफ़ी पीछे से दोनों लड़कियों का सूट डीप था, जो कि दोनों लड़कों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अर्श की नज़र अंजी की गर्दन पर बने त्रिशूल के टैटू पर गई, जिस पर ए का टैटू बना हुआ था। उसकी आंखें उस टैटू को देखकर फटी की फटी रह गई। माय गॉड, इसके मुंह से निकला। अने जो मानू की गर्दन को लेकर पीठ तक उसके हिस्से की बारीकी अने जो कि मानू को गर्दन से लेकर पीठ तक के हिस्से को बारीकी से एब्जॉर्ब कर रहा था। उसका ओ माय गॉड सुनकर अने ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अबे क्या कर रहा, मरवाएगा क्या? अने ने धीरे से कहा। अंजी, मानू और टीचर भी मुड़कर उसे देखने लगे। मिस्टर आश्रित मेहता और मिस्टर अनायास आहूजा
इज एवरीथिंग फाइन? टीचर ने उन दोनों को देखा। या सर, एवरीथिंग इज ओके, अनय ने कहा। तब तक अनय ने अर्श के मुंह पर हाथ हटा दिया था। प्रोफेसर वापस से क्लास लेने लगे। मानू और अंजी ने अजीब से रिएक्शन बनाकर दोनों को देखा। तभी बेल बज गया और बिना एक पल गवाए अर्श वहाँ से उठकर क्लास के बाहर भागा। इसे क्या हुआ? अनय ने उसे ऐसे भागता देखकर कहा और वह भी क्लास से बाहर चला गया। यार, तुझे जो ये दोनों अजीब नहीं लगे? अंजी ने मानू से कहा। हाँ, मुझे तो लगा ऐसा कुछ, मानू ने कहा। वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। जैसी अपना सर झुकाए अपने भाई के सामने खड़ी थी। इधर जैसी अपना सर झुकाए अपने भाई के सामने खड़ी थी। गुड़िया, तुमने ही मॉम डैड को रिमिका के बारे में बताया था ना? नील ने जैसी से कहा। भैया, वो ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने ही बताया था कि रिमिका स्कूल टाइम से मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने स्कूल में ही उसे मना कर दिया था क्योंकि वह बिल्कुल झल्ली थी। ना उसे बात करने का तरीका पता था, ना ही कपड़े पहनने का। वह नील को हमेशा उसके पूरे नाम नीलकंठ कहकर पुकारती थी, जिससे उसे बहुत चिढ़ था। मुझे नीलकंठ नाम ओल्ड लगता है क्योंकि सब मुझे कंठ कहकर चिढ़ाते थे। मेरे मना करने के बाद वह मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी और मुझसे दूर रहती, यहाँ तक कि वह बात बात पर मुझसे लड़ने लगती और हम दोनों फिर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। तो तुमने मॉम डैड को क्यों आधी बात बताई? नील ने जैसी को देखते हुए कहा। भैया कहकर जैसी अपने भैया को देखने लगी। अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा जोर मत डाल। मैं समझ गया था तूने बस इतना कहा होगा कि एक लड़की ने मुझे स्कूल टाइम में प्रपोज किया था, है ना? और मॉम डैड को तो जैसे सोने पे सुहागा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मैं तेरी पसंद को कभी मना नहीं करूँगा। उसने जैसी को देखकर कहा तो वह बड़ी मासूमियत से अपना सर हिला दिया। सॉरी भैया, मुझे वो बहुत पसंद है। भले से आपकी उनसे ना बनती हो, पर स्कूल टाइम से वो मेरी दोस्त बन चुकी है। उसे भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जाने से पहले आपकी शादी उसके साथ होते देखना चाहती थी, क्योंकि मेरे भैया को मेरे जाने के बाद संभाल सकती है तो वो बस एक वही है। और मुझे अच्छे से पता है वो भले से आपके स्कूल में उस दिन के बाद से ठीक से बात नहीं करती हो, क्योंकि वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, लेकिन वो आपसे अब भी प्यार करती है। देखा है मैंने उसकी आंखों में। जब मैं उनसे आपके बारे में बात करती हूँ तो उनके चेहरे पर नूर आ जाता है। जैसी ने अपने मन में कहा। क्या हुआ, कहाँ खो गई? नील ने उसे सोच में गुम देखकर पूछा। भैया सॉरी, मैंने आपकी पसंद नहीं पूछी। यदि आपको रीमा से शादी नहीं करनी तो मॉम डैड को मना कर देती हूँ, वह नील से बोली। नहीं, नील ने फटाक से कहा। नील वो इतनी बुरी भी नहीं है, नील ने कहा। जैसी के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसका मतलब आपको परेशानी नहीं है? जैसी ने कहा। नील, जब तू उसे अपनी भाभी के रूप में पसंद कर ही चुकी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या भैया? लेकिन मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ, नील ने प्यार से जैसी के गालों पर हाथ फेरकर कहा। ओके, मैं समझ गई। ये लीजिए भाभी का नंबर। कहते हुए उसने अपने मोबाइल से नील के मोबाइल में रिमिका का नंबर सेव कर दिया। भैया, भाभी को आज ही प्रपोज कर देना, क्योंकि अब वो खुद आपको भी प्रपोज नहीं करेगी। क्योंकि अब वो खुद आपको कभी प्रपोज नहीं करेगी, जैसी ने कहा और वहाँ से भागकर बाहर निकल गई। बदमाश, नील ने हंसते हुए उसे कहा और एक बार नंबर देखते प्यारी सी स्माइल के साथ कॉल लगा दिया। जैसी अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे यहाँ आने का एक बड़ा कारण यही था भैया। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। मॉम डैड को मैंने आते ही आपके आने की खबर दी और आपको भी इसी वजह से बुलवाया है। मॉम को मनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो आपसे पूछकर आपका रिश्ता पक्का करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था यदि आपसे पूछा गया तो आप 10 बहाना करेंगे
कि आपको अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है भैया। वह अपने फैमिली फ़ोटो को देखकर रोते हुए बोली, आई होप प्रेमिका मेरे जाने के बाद आपको संभाल ले। इधर अर्श दौड़ता हुआ वॉशरूम में आया। ओह गॉड, क्यों किया आपने ऐसा? अंजी वही लड़की है। ओह नो, ये नहीं हो सकता भगवान। क्यों मेरी लव स्टोरी वाट लगाने पे तुली हुई है? क्यों मेरी लव स्टोरी की वाट लगाने पे तुली हुई है? एक तो मेरी बात आगे भी नहीं बढ़ा रही। क्यों मेरी लव स्टोरी की वाट लगाने पे तुले हुए हैं? एक तो मेरी बात आगे नहीं बढ़ा रही। ले देकर तो हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत हम दोनों के बीच बातचीत हुआ था, और अब ये जानकर कि कहकर वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। अने अर्श क्या कर रहा है और ऐसे क्यों भाग आया? ओपन द डोर, वह दरवाजे को पीटता हुआ बोला। अर्श ने अने की आवाज़ सुनकर अपने आप को शांत की और एक गहरी सांस लेकर बाहर छोड़ा और अपना चेहरा धोकर एक बार अपने चेहरे को देखा। अब क्या देख रहा है खुद को? उस दिन तो बड़ा हीरो बना था। वह अपने आप को आईने में देखकर बोला, यदि उस अंजी को भनक लगी ना बेटा कि उस दिन उस चेंजिंग रूम में तू ही था, तो वह तुझे कच्चा ही चबा जाएगी। एक मिनट आश्रित मेहता, तू क्यों इतना डर रहा? हो सकता है उसे इंसिडेंट याद ही ना हो, और वैसे भी तुझे थोड़े ना पता था कि वो लड़की अंजी थी, और वैसे भी उस दिन मैं तो गलती से वहाँ गया था और वो भी तो ऐसे खड़ी थी। मैं अगर हिलता या कुछ कहता तो मुझे गलत ही समझती, लेकिन शायद वो बहुत गुस्से से उस दिन चेंजिंग रूम में निकली थी। कहकर अर्श उस दिन मॉल वाला इंसिडेंट याद करने लगा। उस दिन अर्श खाने के बाद वॉशरूम में गया था, लेकिन वहाँ पर एक लेडी वर्कर ने उसे कहा कि गर्ल्स चेंजिंग रूम्स के दरवाजे पर कुछ दिक्कत है, यदि आप फ्री हो तो उसे ठीक कर दीजिए। वहाँ उस रूम में अंजी भी गई थी, क्योंकि उसके पीठ पर रूही के धक्का देने की वजह से लग गया था, तो उत्कर्ष ने उसे डिटॉल देकर साफ करने को कहा था और नए कपड़े भी दिए थे चेंज करने के लिए। अंजी उस रूम में थी, लेकिन दरवाज़ा बंद न होने के कारण उसने ऐसे ही छोड़कर अपने ऊपर का टॉप निकालकर आईने में देखकर दवाई लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लग ही नहीं रहा था। इसलिए अपने मोबाइल को पीछे देखकर उल्टी दिशा में देखकर दवाई लगाने लगी। उसी वक्त उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अर्श अंदर आया। अंजी का ध्यान इस वक्त आईने से दिखते हुए उसके पीठ पर लगे चोट पर था। इस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आईने से अर्श को अंजी का बैक साइड दिख गया और उसकी नज़र सीधे आईने के उसकी गर्दन पर बने त्रिशूल के निशान पर गई। लेकिन उसने फौरन अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। ओह सॉरी, अर्श ने कहा तो अंजी किसी लड़के की आवाज़ सुनकर एकदम जम सी गई। वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि उसका गला ही सूख गया, उसके हाथ पांव जैसे कांपने लगे। डर की वजह से उसे पसीना आने लगा। इस सिचुएशन में अंजी जैसे बहादुर लड़की भी एकदम घबरा सी गई, और जो रूही ने उसके साथ किया था उसके बाद से वह थोड़ी घबराने लगी थी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम जाओ यहाँ से, वह रोती हुई बोली। उसने इतना ही कहा था कि अर्श ने फौरन बिना अपनी आंखों को खोले अपना कोट उतारकर उसके करीब आने लगा, जिससे अंजी और डर गई और वह दीवार की ओर खिसकती जा रही थी, क्योंकि उसका चेहरा पीछे की ओर था और उसने अपना सर झुकाकर अपने हाथों को सामने कर झुककर कवर कर रखा था। अंजी की आवाज़ से अर्श समझ गया था कि वह रो रही है, और शायद आवाज़ में इस वजह से वो जान नहीं पाया कि अंजी की आवाज़ है। वह अपने आँखों
उसने अपनी आंखें नहीं खोली और अंदाजे से ही अपना कोट उसके कंधे पर डाल दिया और फौरन एक बार फिर सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। जब अर्श ने अंजी के ऊपर अपना कोट डाला तो उसके हाथ अंजी के कंधे से टच हो गए, जिससे वह एकदम से काँप गई। मगर जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर कुछ रखा हुआ है, उसने ऊपर अपना हाथ रख दिया। चूँकि वह काफ़ी घबराई हुई थी इस वजह से वह भी अर्श की आवाज़ नहीं पहचान पाई। बस उसके सॉरी बोलने और दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ ही सुनी थी। उसके बाद अंजी ने चैन की सांस ली और फौरन उसके कोट को रखकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे लगा वो बाहर होगा, लेकिन वह जा चुका था। बाद में उसी स्टाफ ने बताया कि कोई लड़की उसके बारे में पूछ रही थी। अर्श को लगा जैसे वो लड़की उसको चिल्लाने के लिए ढूंढ रही है। ब्रो, इतने देर से अंदर क्या कर रहा है? ओपन द डोर। तू ठीक तो है ना? अने ने फिर से दरवाज़ा पीटते हुए कहा। अर्श अपनी सोच से बाहर आया। देख अर्श, शायद उसने तुझे नहीं देखा है और तेरी आवाज़ भी नहीं पहचानी है, इसलिए अभी तक तुझे कुछ कहा भी नहीं। और जब तक तू नहीं बताएगा उसे पता भी कैसे चलेगा, और न ही वो तुझे गलत समझेंगी। लेकिन भूल जा कि ऐसा कुछ हुआ था, अर्श ने खुद से ही कहा और फौरन दरवाज़ा खोल दिया। क्या कर रहा था इतनी देर से और ऐसे भागते क्यों आया क्लास से? तू ठीक है ना? उसने अर्श को देखते हुए कहा। हाँ ब्रो, मैं ठीक हूँ, अर्श ने कहा। अच्छा, तो तू ठीक है तो फिर क्लास से इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाया था? अने ने पूछा। अब अर्श सोचते हुए, वो मुझे जोर की आई थी इसलिए, अर्श ने इधर उधर देखकर कहा। अर्श ने उसे देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंस मत यार, हो जाता है कभी कभी, उसने अने से कहा। हाँ चल, मान लिया, लेकिन यार तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, उसने मानू के बैक साइड को सोचते हुए कहा, जिसे अने एब्जॉर्ब कर रहा था। ऐसा क्या कर रहा था तू जो मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया? अर्श ने उसके चेहरे पर आंखें गड़ाए हुए मजाकिया लहजे में पूछा। अने वो नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, उसने बात को टाल दिया। अने चल, रिहर्सल के लिए जाना है, कहकर वह आगे बढ़ गया। इधर दूसरे क्लास के दौरान दोनों क्लास से बाहर थे। मानू और अंजी ने पूरे मन के साथ पूरा क्लास अटेंड किया। लंच टाइम में मानू और अंजी सोना और मोना के साथ बैठी हुई थी। चूँकि वह फास्ट थी, उसने सिर्फ जूस ही पिया। वो सब हंसी मजाक करते हुए बैठी हुई थी। उत्कर्ष जैसी के मामा का बेटा था। वह भी जैसी के जाने के बाद यहाँ कॉलेज आने का कोई बहाना नहीं निकाल पाया, लेकिन वह भी नवरात्रि में अपने घर चला गया था, क्योंकि घर से उसे फ़ोन आ गया था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए जाना ही सही समझा। मगर उसने तय कर लिया था कि वह आने के बाद मानू को प्रपोज करेगा। रिहर्सल रूम। क्या यार अंबू, तेरा ध्यान कहाँ है आज? स्टेप ही नहीं मिल पा रहा, काशी ने अंबर से कहा, जो कि बार बार अपना स्टेप भूले जा रहा था। कारण थे, उसे जैसी की याद आ रही थी और उसने आज एक बार भी उससे नहीं बात की थी। सॉरी यार, वो फिर से ट्राई करते हैं, उसने काशी से कहा। तू रहने दे, जाके रूसा को कंपनी दे, पता नहीं इसे क्या हुआ है। कल वहाँ मॉल भी नहीं आई और आज फिर कुछ बोल नहीं पा रही किसी से, चुपचाप है। गाने की रिहर्सल के लिए बोला तो बोली मूड नहीं है। अब मैं और अने ही डांडिया की प्रैक्टिस करते हैं। अर्श, तू रूही के साथ गाने की प्रैक्टिस कर, काशी ने कहा। ठीक है, फिर मैं सबके लिए खाने का कुछ लाता हूँ, वैसे भी लंच टाइम हो गया है, अंबू ने सबसे कहा और उस रूम से बाहर चला गया। अंबू जाते हुए अपने मन में, क्यों याद आ रही हो यार? इतना नहीं चाहता मैं कि तुम्हें याद करूं। वह बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगा। क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ जाने की? वह फिर खुद से ही क्या ज़रूरत थी तुझे यहाँ से जाने की? वह फिर खुद से ही बोला, माना कि तुझे तकलीफ़ पहुँचाता हूँ अपनी हरकतों से, पर तुझे देखना अब मेरी आदत हो गई है। तुम्हें गए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरी हालत देवदास जैसी हो रखी है। जल्दी आओ यार तुम यहाँ,
फिर से खुद में ही बोला। जो स्टूडेंट्स वहाँ से गुजर रहे थे उसे खुद से ही बातें करता देखकर हंसने लगे, पर उसे पता नहीं चला कब वह बात करते हुए कैंटीन पहुँच गया। कैंटीन में अंजी फ़ोन पर, हाँ जैसी कैसी है तू, अंजी ने फ़ौरन फ़ोन पर कहा तो इधर आते हुए अम्बू के कान जैसी का नाम सुनकर खड़े हो गए। वह उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहीं पर टेबल पर बैठ गया। इधर मानू कैंटीन से बाहर आई। उसे प्रैक्टिस क्लास में किसी काम से जाना था, लेकिन वो थोड़ी दूर ही थी कि किसी से टकरा गई। आउच! उसके मुंह से निकला और वह अपना सर पकड़कर थोड़ा पीछे हो गई। आगे की कहानी आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट्स में बताएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।